राजीव आलम जी, पहले तो नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। कि अब जो माहौल चल रहा है वो झारखंड विधानसभा 2024 का चल रहा है और कहीं ना कहीं रांची विधानसभा असेंबली 63 से आपके प्रत्याशी जो है मेहताब आलम जी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। कहीं ना कहीं उनका नामांकन एक्सेप्टेड भी हो गया है। कल सिंबल की बारी है और ये पूछना चाहते हैं कि राजीव आलम जी, आप पुराने इस फील्ड के नेता हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या माहौल इस वक्त बन रहा है, कहाँ पर आप लोग जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं, लोगों से आपका किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, स्पष्ट जानकारी दें। जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम रांची विधानसभा में बेसिकली हम जिस पर गौर कर रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, जिस पर काम कर रहे हैं, वो हमारा सबसे मेजर पॉइंट वो ये है कि जो मुस्लिम मतदाता किसी भी वजह कर, चाहे उम्मीदवार से नाखुशी होकर, चाहे पार्टी से नाखुश होकर, चाहे किसी भी वजह से जो वोट देने नहीं जाया करते थे, अक्सर 30,000 40,000 वोट में मुसलमान पैक हो जाता था। हम उस 40,000 पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं जो नहीं जाते थे, उनके बीच हम जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित अपने तरफ कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला फोकस है। दूसरा फोकस, माशाल्लाह शहर में नौजवान कौम जो है हमारे बहुत खुल के इस्तकबाल कर रहे हैं, बाहें फैला करके हमको अपने सीने से लगा रहे हैं और बड़े बुज़ुर्ग दुआओं से हमको नवाज रहे हैं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट में हम तब्दील करने में कामयाब हो गए इंशाअल्लाह ताला। राजीव जी, मुकाबला रांची विधानसभा से कहने को तो 26 लोगों ने नामांकन किया है। जी हाँ, मगर पार्टी लेवल से 3 लोग ज़्यादा चर्चा में। बिल्कुल बिल्कुल। पहले जो इस रांची विधानसभा से 6 बार के विधायक हैं, सीपी सिंह भाजपा से। दूसरे जो हैं वो राज्यसभा सांसद जो वर्तमान में हैं जेएमएम की महुआ माझी, और तीसरे में है मेहताब आलम। इन तीनों के बीच में काफ़ी रोमांचक टक्कर देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि क्या एआईएमआईएम मुस्लिम क्षेत्रों में ही जाके कैंपेन कर रहा है या फिर और समाज लोगों के बीच में जा रहा है? जी, आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है और इसका जवाब ये है कि हम शेड्यूल बना चुके हैं। कुछ जगहों पर हम ऐसे जगह पर भी गए हैं जहां बहुसंख्यक समाज हमें इस्तकबाल किया है, बहुसंख्यक समाज के बुज़ुर्गों ने हमें वादा किया है और वहाँ के नौजवानों ने मुझसे ये अहद किया है कि भाई जिस तरह से हम बहुसंख्यक हैं और बड़ी पार्टियों को हम समर्थन करते आए हैं, हम आपकी पार्टी को भी समर्थन करेंगे। चूँकि आपके जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका सेगमेंट, उनका सोच, उनका ख्यालात बिल्कुल साफ़ है। वो एवरी वन के लिए हैं, ना कि किसी एक के लिए, वो सब के लिए हैं। उनकी पार्टी का जो सोच है, उनकी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो गरीब से लेकर के अमीर तक, ऊंचे से लेकर नीचे तक, मीडियम से लेकर के मध्यम तक, सब के लिए बनाया गया है और लोग भली भांति असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा से प्रेरित हैं। ये सब बातें तो आपकी ठीक है राजीव आलम जी, मगर कहीं ना कहीं बार बार यही बात बीच में आती है राजनेताओं के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है बीजेपी का एजेंट कहा जाता है, दलाल कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है, क्योंकि जहां जहां एमआईएम खड़ी होती है वहां सीधा सीधा भाजपा को फायदा होता है। इसका सवाल बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, मैं आपको दे सकता हूं इसका जवाब। वो सबसे पहले ये कि क्या हम अक़लियती कौम या हम अल्पसंख्यक कौम या हम दलित, पिछड़े, बेरोज़गार लोग, क्या हमने ठेका लिया है किसी को हराने का, किसी को जिताने का? हम क्यों इस बार हर बार टारगेट किए जाते हैं कि हम बी टीम में? जब संसद में दलितों के ख़िलाफ़ कोई बिल आता है, अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ कोई बिल आता है, कोई कानून बनाई जाती है, तो सबसे पहले हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर के सीने में चट्टान की तरह उसका विरोध करता है, पुरजोर उसका मजम्मत करता है। उस वक़्त ये लोग, ये जुम्मन टाइप के लोग क्यों नहीं बोलते कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी हमारा रहबर है और हमारा मुहाफिज़ है, वो हमारा ए टीम क्यों नहीं बोलते? जब इलेक्शन आती है, चुनाव का मैदान सजता है, तो आप हमको बी टीम की संज्ञा देते हैं। ये कहाँ तक उचित है, ये आप पत्रकार बंधु खुद फैसला करें। कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हैदराबाद से हैं, सांसद हैं, कई बार चुनकर आए, वो अपना क्षेत्र तो देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो विवादित बयानों से भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, आप मीडिया बंधु हैं, सच का सामना आपको करना होगा, सच को आपको दिखाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी
आज से पहले जब भी या आज के बाद भी जब भी अगर अल्पसंख्यक के ख़िलाफ़ कोई कानून बनता है, जैसे कि एनआरसी, जैसे कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, जैसे कि 3 तलाक मुद्दे पर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आकर के इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसका मजम्मत करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके प्रभाव से आज आप देख लीजिए कि केंद्र की जो सरकार है उसने विवश होकर के एंटी मॉब लिंचिंग जैसी कानून को बनाने में मजबूरी दिखाई। ये वाहिद मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब की करामात है। आप उस समय क्यों नहीं कहते कि भाई ये असदुद्दीन ओवैसी का कारनामा है, ये उनकी देन है कि एनआरसी जैसा बिल आज तक रुक गया, अभी तक प्रभावी ढंग से कानून में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तरफा कानून था और वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बहुत ही नुकसानदायक था। अगर हमारे बैरिस्टर साहब आज लोकसभा में उसकी प्रतियां ना फाड़े होते, उसके खिलाफ पुरजोर मजम्मत ना किए होते, तो शायद आपको, हमको और न जाने इस हिंदुस्तान के करोड़ों आम जनता को नहीं पता होता कि एनआरसी क्या है। बात बिल की आ जाए या फिर कोई भी मामले को लेकर के आ जाए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि 3 तलाक का बिल फाड़ दिया था संसद भवन में, मगर देखा जाता है एनआरसी बिल, हाँ एनआरसी बिल में फाड़ दिया गया था बिल, मगर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आज तक जो भी केंद्र सरकार के बारे में कुछ ना कुछ बोला है आप शब्द, उसको जेल की सलाखों में दिन काटना पड़ा है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसा कार्रवाई या इस तरीके का मुकदमा आज तक नहीं सुने, तो क्या समझा जाए, ये मोदी जी का साथ ही तो दे रहे हैं। सबसे बेहतरीन सवाल, मैं आपके गरिमा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि आप एक सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप उनके नाम ले रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनके नाम से पहले आप खुद बैरिस्टर बोल रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने बैरिस्टरी कहां से हासिल की है। वो ऑक्सफोर्ड लंदन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर हैं। अभी के समय में पूरी हिंदुस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ कि उनके जैसा शिक्षित, उनके जैसा काबिल और उनके जैसा कानून का जानकार आपके हिंदुस्तान में नहीं है। वो जो भी काम करते हैं संविधान के दायरे में रह करके करते हैं, संविधान के अनुच्छेद को, संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सब का गहन मुताला करते हैं, उन सब का गहन मुताला करने के बाद वो विरोध करते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी कानून उनको परास्त नहीं कर सकता। अच्छा राजीव आलम जी, बात तो ये AIM के आपने जितने भी हम लोगों ने सवाल किए, आपने बहुत शालीनता तरीके से आपने सवाल का जवाब दिया। अब बात कर ली जाए फिर से घुमा करके हम फिर रांची झारखंड मुद्दे पर आए हैं कि अगर आपके जो प्रत्याशी चुनकर आ जाते हैं या जनता ने मूड बना लिया है इस बार, और इस बार अगर मान लीजिए मेहताब आलम जी जीत कर आ जाते हैं, तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी आम जनता के लिए, जो आम जनता को फ़ायदा और बेनिफिट पहुँचे? सबसे पहली चीज़ तो इंशाअल्लाह रहमान, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम जीत करके आ रहे हैं रांची की सीट में, और रांची सीट जीत लेने के बाद हम जो काम करेंगे वो जनता के हित में करेंगे, वही काम करेंगे जो पिछली सरकारों ने अभी तक नहीं किया। हमारे पिछले जो सरकारें गुजरी हैं, इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, अपनी स्थिरता के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाए, उनको कानून में अमेंडमेंट किया। इन्होंने जनता के खिलाफ काम किया, जनता को सामने रख करके एक भी कानून नहीं बनाया। मैं सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी, हमारे जो विधायक साहब होंगे या जितने भी हमारी पार्टी से चुन करके विधायक आएंगे, इनका विधानसभा में एक ही सवाल होगा कि भाई जनता के लिए, जनता के प्रति जागरूक होकर के, जनता के प्रति ईमानदार होकर के, जनता के फ़ायदे के लिए कानून बनाई जाए। अच्छा ये बताएं कि लास्ट में मेरा सवाल है आपसे कि आप क्या बताएं, लास्ट में ये बताएं कि खास करके आप अपील क्या कर रहे हैं अभी? देखिए, झारखंड के सम्मानित जनता से, विशेषकर रांची विधानसभा के सम्मानित जनता से, बहुसंख्यक से, अल्पसंख्यक से, हमारे दबे कुचले लोगों से, सबसे ये हमारा विनम्र आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि भाई आप हमारी पार्टी को एकजुट होकर के, अपने बिखराव को ख़त्म करके, एकजुटता ला करके हमारी पार्टी को समर्थन दें, वोट दें। इंशाअल्लाह हम जीतने के बाद उन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे। जैसे सबसे पहला मुद्दा वो ये होगा कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे। एजुकेशन आज देखने को आज आपके यहाँ है, बहुत सारी सरकारी स्कूलें हैं, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे पानी टपक रहा है। मेरा सबसे पहला जो हमारी पार्टी की तरफ से या हमारे विधायक की तरफ से जो पहला एक्शन होगा वो ये होगा कि सरकारी स्कूलों के जर्जर हालात को सुधारा जाए। आम जनमानस जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, हम ऐसा सुविधा दें कि वो प्राइवेट स्कूल से छोड़ करके सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, बिल्कुल दिल्ली के तर्ज पर, केजरीवाल जी के तर्ज पर।
दूसरा प्राथमिकता, हमारे यहाँ पलायन है। हमारे यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड के नौजवान, झारखंड की लड़कियाँ पलायन करके रोज़गार के तलाश में साउथ इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, न जाने और कहाँ कहाँ जाती हैं, जिनसे उनका बहुत सारा शोषण होता है। मेरी सरकार अगर आती है या मेरे विधायक अगर जीत करके आते हैं तो ये हमारा दूसरा सबसे अहम मुद्दा होगा कि हम स्वरोजगार का यहाँ स्थापना करेंगे और पलायन को 100% रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरा, रांची शहर में फ्लाईओवर्स बन गए हैं, लेकिन जाम की समस्या से हमको निजात नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि हमारे पास ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, कोई हमारे पास कानून नहीं है, कोई वैसा मैनिफेस्टो नहीं है कि भाई ट्रैफिक को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए। हमारे विधायक बनने के बाद हमारा तीसरा जो सबसे अहम काम होगा वो ये होगा कि शहर में जाम मुक्त कैसे शहर को बनाया जाए, कैसे लोगों के लिए सुगम सड़कों का इंतज़ाम किया जाए और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को सही किया जाए ताकि एक गरीब सही समय पर कचहरी पहुंच सके, एक डॉक्टर सही समय पर हॉस्पिटल जा सके, एक वकील अपना डेट को ख़त्म होने से पहले अपने अभियुक्त के लिए काम कर सके।